हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे। आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो है G20 समिट के ऊपर। इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कब फॉर्म हुई थी, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी रियल एस्टेट मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के। अगर हम G20 के हिस्ट्री की बात करते हैं तो G20 को नॉर्मली कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20। राइट। सो जनरली जब 1997 में जो एशियन कंट्रीज थी वो क्राइसिस में जा रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे थे। और जब 1997 में इनकी वो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई, सो उस वक्त जो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 जो उस वक्त के डेवलप्ड नेशन थे, बिल्कुल, उनका ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ 7 जो है वो रन कर रहा था। उन लोगों ने आपस में सोचा कि ये जो अदर कंट्रीज हैं उन्हें उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर वो किसी क्राइसिस में जा रहे हैं तो उन्हें सेव करने के लिए ये जो बड़ी कंट्रीज थी इनका लक्ष्य बनता था। बिल्कुल। तो उसके बाद जब एशियन क्राइसिस शुरू हुआ तो पहली बार 1999 में जो है G20 बना। लेकिन उस वक्त क्या था, जब ये हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे वो मीटिंग में नहीं जाते थे। तो मीटिंग जो हुई वो हुई हर कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और वहाँ के जो भी बैंक हुआ करते थे, नेशनल बैंक, वहाँ के गवर्नर, तो ये दो लोग मिलके इस मीटिंग को जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे हर कंट्री के। उसके बाद से एक और बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई जो पूरे विश्व ने देखी, जिससे उबरने में कई विश्व उस वक्त उससे उबर भी नहीं पाए और उन लोगों के ऊपर G7 की कंट्रियों के उनसे लोन लेने के चक्कर में वो देश आज भी परेशान हैं। सो उस वर्ल्ड क्राइसिस को झेलने के लिए अब ये हुआ कि अब जो बड़े बड़े देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मिलके इस मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज करें। तो 2008 में पूरी तरीके से G20 जो समिट है वो फॉर्म हुआ एज अ समिट फॉर्म हुआ। सो अब हम इसे G20 समिट कहने लगे जो 2008 में बना और इसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि ये समिट हर साल होगा और इस समिट का जो मेन मोटो तो हर साल चेंज होंगे। जिस भी देश में ये समिट जाएगी उस देश का क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मोटो के अकॉर्डिंग डाली जाएंगी। लेकिन एक मोटो वो तय किया गया जो हर साल डिस्कस किया जाएगा, वो था फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस जो भी आए, क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में ये क्राइसिस चलती रहती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे अभी रिसेंटली और भी जो कंट्रियां हैं उनमें रिसेशन जो है वो आ रहा है। सो इसके बाद ये हर साल जो है इसका गठन होता गया। मतलब किसी न किसी कंट्री में इसके जो भी इनके G20 के जो मेंबर्स थे तो हर मेंबर जो कंट्री थी उनके पास इनका समिट होने लगा। इनमें जो 20 कंट्रीज हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। उसमें सबसे पहले नाम तो आता है, आपने जैसे बताया कि यूरोपियन यूनियन, वो तो एक है ही है नाम। उसके अलावा जो 19 नेम्स हैं कंट्रीज के वो इस तरह के हैं: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो ये वो G20 के कंट्रीज़ हैं जो इस G20 के अंदर आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूँ। BPTP का प्लॉट आया हुआ है सेक्टर 70A में, बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में ये प्लॉट है और हर तरह के इसमें प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। सो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने बताया G20 जो है 1999 में जो फॉर्म हो गई थी, बट इसका जो पहली मीटिंग जो समिट है वो सबसे पहले 2008 में स्टार्ट हुआ था, वो भी यूनाइटेड स्टेट ने किया था। तो उस दौरान उन्होंने उस साल 2 मीटिंग्स रखी थी अपने कंट्री में, बट उस टाइम ये तय हुआ कि नेक्स्ट टाइम जो भी ये समिट हुआ करेगा हर एनुअली मीटिंग के तौर पर ये हर साल एक मीटिंग हुआ करेगी हर देश में। अब ये साल ऑटोमेटिक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है। जैसे G20 की अध्यक्षता भी हमें मिल गई है, चंद्रयान 3 भी मून पे लॉन्च हो चुका है, पहुंच चुका है, वहां पे लैंड हो चुका है। और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तभी हमें खबर आई है कि जो हमारा
सोलर मिशन चल रहा है, तो आदित्य 1 को भी लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही में हमारे कई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ ही साथ हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। बिल्कुल जी। और अगर इस पूरे G20 की स्थापना की बात करते हैं जो 2008 से समिट के तौर पे शुरू हो चुका है, सो इंडिया में ये 18वां समिट हो रहा है। और इस पूरी जो भी समिट होती हैं वो पूरे साल चलती हैं। सो टोरिका जो संस्था होती है, टोरिका जो है वो कार्य निर्धारण करती है G20 समिट का। सो जैसे लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने इस समिट को अपने बाली में जो है वो किया था, इस साल इंडिया कर रही है और नेक्स्ट ईयर जो है ब्राज़ील करेगा। सो ये 3 कंट्री मिलके टोरिका बनाती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि हमें क्या कौन कौन से जो है क्वेश्चंस वो रखने हैं प्रॉपर G20 समिट में। जितनी कंट्रीज आएंगी हर कंट्री के लिए ये डिसाइड होता है कि हमें क्या क्या मोटो रखना है, क्या थीम रखना है और किस तरीके से इस समिट को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। सो इंडोनेशिया ने इंडिया को ये बताया कि उन्होंने ये समिट कैसे की, उन्होंने क्या कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें क्या चीज़ें इस समिट से सीख मिली, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है इंडिया को शेयर किया। और इसके बाद ये अध्यक्षता ब्राज़ील को मिलनी है, तो इन दोनों की मीटिंग में ब्राज़ील भी था क्योंकि अब उसे ये समिट अपने देश में करना है। तो वो इंडोनेशिया से उसने सीखा कि क्या क्या हमें करना है। इंडोनेशिया ने इंडिया को सिखाया, अब इंडिया जो है वो ब्राज़ील को सिखाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी अध्यक्षता होती है, G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, इनका कोई भी सेक्रेटरीट नहीं होता है, क्योंकि ये रोटेटरी प्रेसिडेंसी होती है, यानी इनकी जो अध्यक्षता होती है एक एक कंट्री को रोटेट की जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा मोटो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस या जो भी इकोनॉमी उस कंट्री में चल रही है या ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, उसको लेकर ये जो है पूरा सबमिट करते हैं। साथ ही साथ कई चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है, जैसे जो 2023 का जो इंडिया में समिट हो रहा है, इसके कुछ पहलू हैं, जैसे यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, उस पर ज़रूर बातचीत होगी। इंडिया अब स्पेस मिशन में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा इस पर भी हो सकती है चाइना किस तरीके से, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप चले आ रहे हैं ये सब लोग जानते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा इस पर भी होगी जो ग्लोबल फाइनेंस में क्या स्थिति चल रही है, जैसे इंडिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और काफी सारे एजेंडाज रहेंगे। हाँ, कई एजेंडाज हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, जो पुअर कंडीशंस में लोग रह रहे हैं या जो देश पुअर हैं, जैसे जो अफ्रीकन यूनियन हैं, जो अफ्रीकन की कंट्री हैं, जितने भी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही पुअर हैं, उनके पास आज की डेट में खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं। उनको भी किसी न किसी तरीके से जो है कितने उन्हें लोन देने हैं, किस कंट्री को उनके ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजरी अगर उनको ज़रूरत होगी तो वहाँ पर किस तरीके से ले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ये पूरा समिट तय करता है। G20 का जो भी समिट होता है तो उसमें जैसे टोटल जो ये 20 देश हैं, इनके सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं और भी लोग शामिल होते हैं, जैसे उनकी पूरी टीम होती है। बिल्कुल, लाइक उसमें प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, प्रेसिडेंट्स होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और इसके साथ में इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। और इस G20 की मीटिंग में ये सभी के सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वर्ल्ड की टोटल 2/3 पॉपुलेशन, 80% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड को डिस्कस करते हैं। और इस फाइनल मीटिंग में जाने से पहले इन कंट्रीज़ के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो रहते हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम बोल सकते हैं, वो पर्सनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं, जिससे इनके लिए और इजी हो जाता है मेन मीटिंग में बातचीत करना। अब जैसे बात करते हैं कि ये इंडिया में 18वीं समिट हो रही है, सो जो इसका टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए किसी भी देश को जो है इसकी अध्यक्षता दी जाती है। तो इंडिया को जो ये अध्यक्षता मिली थी वो 1 दिसंबर 2022 को दी गई थी इंडोनेशिया के द्वारा, और ये रहेगी 30 नवंबर 2023 तक।
अब जो हर एक देश का अपना एक थीम होता है। सो इंडिया ने जो G20 समिट अपने यहाँ करवा रहे हैं उसका थीम दिया है वसुधैव कुटुंबकम, और ये एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। मतलब कोई भी देश हो, आज तक किसी भी देश में ये समिट हुआ है तो हर देश ने पहले अपनी जो पोजीशन को सर्वोपरि रखा है, उसके बाद से सारे देशों को काउंट किया है। बट इंडिया ने ये जो थीम दिया है, इस थीम से हम ये समझ सकते हैं कि उसने सभी को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि पूरा ही जो विश्व है वो एक फैमिली है। तो इस थीम से यही जो है वो जग जाहिर है, हाँ, ये प्रेरणा मिलती है और इसलिए ये इतना खूबसूरत थीम दिया गया है। और G20 में हर साल नेता जुटते हैं और जो हमारी उस टाइम की वैश्विक अर्थव्यवस्था चल रही होती है उस पर डिस्कशन होता है। और एक और बड़ी बात है कि ये लोग कम जानते होंगे, जैसे अभी शोर हो रहा है कि 9 और 10 सितंबर को ही ये मीटिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। 9 और 10 सितंबर को जो हर देश है उनके बड़े राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये मीटिंग पूरे 1 साल चली है, तो पूरे साल पूरे भारत में 50 जो हमारे अलग अलग जगहें हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सारी जगहों को सुनिश्चित किया गया और वहाँ पे 200 से ज़्यादा मीटिंग की गई, जिसमें हर देश के शेरपा जो होते हैं वो शामिल हुए और मीटिंग की गई है। इनफैक्ट इंडिया ने कश्मीर में भी G20 की मीटिंग की, जो हर देश ये सोच रहा था कि कश्मीर में तो इस मीटिंग को नहीं कर सकते हैं। मई में कश्मीर में भी मीटिंग हुई है। तो इस तरीके से कई देशों के जो भी प्रतिनिधित्व मंडल थे वो पूरे साल इस मीटिंग में शामिल होते हैं। ये लोग आपस में मिलकर ये तय करते हैं कि फाइनल, जैसे अभी 9 और 10 सितंबर को जब मेन डेलीगेट्स यानी जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके सामने क्या क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे, सो वो पॉइंट पूरे साल डिसाइड हुए हैं और अब ये 9 और 10 सितंबर को ये पॉइंट इन बड़े नेताओं के सामने रखे जाएंगे डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपने शेरपा के बारे में बताया, तो ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस बार जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो शेरपा जिनको कह रहे हैं, वो इस बार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार के शेरपा कौन रहेंगे इस मीटिंग में? हमारे इंडिया के जो शेरपा हैं जो इस पूरी समिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम है श्री अमिताभ कांत जी। तो ये हमने बात करी अभी G20 समिट के बारे में। अब हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि G20 की मीटिंग इंडिया में कहाँ पर हो रही है। तो ये मीटिंग जो है न्यू दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 के IICC में भी हो रही है और प्रगति मैदान में भी हो रही है। जैसे अभी आपने बताया, ये जो पूरी समिट है स्पेशली जो 9 और 10 सितंबर को जो हो रही है, ये IICC में हो रही है और बहुत कम लोगों को पता होगा ये पूरे 123 एकड़ में बना हुआ है और आने वाले समय में ये इतने बड़े लेवल पर वर्क करेगा। और अभी जब पूरी तरीके से इसके और भी पार्ट्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसके बावजूद ये शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जो कन्वेंशन सेंटर हैं उनके बराबर ये काउंट होने लगा है और वर्ल्ड के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में इसका नाम आने लग गया है। सो एक और जो बड़ी बात है कि इसको हम अपने इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसे ये कहा जा रहा है कि तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया दिल भारत मंडपम, जहाँ पर ये पूरा कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे ये समिट होगा उस एरिया का नाम भारत मंडपम दिया गया है। और भारत मंडपम लिया कहाँ से गया है ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। भारत मंडपम जो शब्द है वो लिया गया है अनुभव मंडपम से और स्पेशली जो इसके जनक हैं वो हैं भगवान बसवेश्वर। ये 12वीं सदी में इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया था जिसको विश्व का पहला पार्लियामेंट कहा जाता है, जहाँ पर उस वक्त जो भी समाज में दिक्कतें चलती थी उन पे चर्चाएं हुआ करती थी, इकोनॉमिक चर्चाएं हुआ करती थी। तो तरह तरह की परिचर्चा उस वक्त हुआ करती थी जब आज के समय लोगों ने इस परिकल्पना को सोचा भी नहीं होगा कि किसी देश का एक साम्राज्य होगा, वहाँ पे संसद भवन होगा, फिर मीटिंग्स होंगी और हम इस तरह की चर्चा किया करेंगे। उस समय भगवान जो बसवेश्वर थे उन्होंने ये पूरा पहलू सोचा और एक पहला पार्लियामेंट बनाया जिसे अनुभव मंडपम कहा जाता है। वहाँ से ही शब्द लिया गया है भारत मंडपम का और इस IICC कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है भारत मंडपम, जिसमें हम अपने देश का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। सो
IICC पे हमने एक बहुत ही विस्तार से एक वीडियो भी बना रखा है, तो हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। सो यहाँ पर जो लोग भी आएंगे वो भारत की आर्किटेक्चर कैसा है, किस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, इवन इसरो, जो आज इसरो का नाम शायद विश्व का हर बच्चा जानने लग गया है, सो वहाँ पर ज़ीरो से इसरो तक का भी पूरा एक लेआउट बनाया गया है कि किस तरीके से इसरो ने अपना कदम यहाँ तक बढ़ाया कि हम एक साइकिल पे रॉकेट ले जा रहे थे और आज हम चांद तक पहुँच गए हैं। सो हर तरह की चीज़ों को इस भारत मंडपम में रखा गया है। किस तरीके से विश्व यहाँ आएगा, वो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर परिचर्चा करेगा। आर्किटेक्ट पे चर्चाएं होंगी, फाइनेंस पे चर्चाएं होंगी। सो अब बेसिक हमारा जो चैनल है, लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों G20 पर ही क्यों आकर सिमट गए हैं। सो ये जो पूरी बातें थी, क्योंकि ये जो समिट है ये पूरे साल चला, पूरे साल इंडिया की हर छोटी छोटी सिटी में भी गया, 2 टायर, 3 टायर, हर तरह की सिटी में जो है इसका समिट हुआ। सो वहाँ पर देश के तरह तरह के प्रतिनिधित्व मंडल आए, उन्होंने भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसको देखा, यहाँ पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना पैर पसार रही है उसको देखा, यहाँ पे IT हब कैसे बन रहा है उसको देखा। सो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर आई तो वो लोग अपने भी निवेश यहाँ करने के लिए तैयार हो गए कि वो निवेश करेंगे। तो कोई भी फॉरेन कंट्री से निवेश के लिए आता है तो सबसे पहले निवेश का जो पहला रूल होता है कि उसे रियल एस्टेट में पैर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो किस तरीके से, क्योंकि अगर उसे ऑफिस चाहिए तो वो ऑफिस स्पेस के लिए जाएगा, उसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लेनी होगी, उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी होगी, उनके जो लोग यहाँ पर रहेंगे उन्हें रेजिडेंस में भी आना पड़ेगा। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी वो परचेज करेंगे। और जिस तरीके से भारत का नाम हो रहा है उस तरीके से अगर हम देखें तो जो NRI निवेश है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्पेशली दिल्ली NCR को जो भी लोग हैं वो चूज़ कर रहे हैं। और अगर दिल्ली NCR में से भी हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर किसी एक सिटी को देखते हैं तो गुड़गांव सबसे फेवरेट जो है वो बन चुका है दिल्ली NCR में, क्योंकि दिल्ली के पास अब उतना स्पेस नहीं रह गया जहां पर NRI या कोई भी फॉरेन निवेश वहां पर आए और अपना कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप जो है वो सेटअप करें। और गुड़गांव में अगर जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं 250 तो यहाँ हैं ही, और अदर कंपनियों के भी यहाँ पे किसी न किसी रूप में या तो कोवर्किंग के रूप में भी उनके फॉर्म हैं। सो सबका प्रेजेंस है यहाँ पर। और ये जो G20 समिट हो चुका, मतलब जो होने वाला है, जो इसका फाइनल अब कंप्लीट हो जाएगा। सो इस पूरी अगर हम परिचर्चा पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी मार्केट को बेनिफिट मिलने वाला है तो वो है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में भी अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूम करेगी, लेकिन हम दिल्ली NCR में हैं। और अगर दिल्ली NCR का हम ग्राफ देखते हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी शेयर किया है, बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसियों ने ये ग्राफ जो है वो शेयर किया है, उसमें गुड़गांव जो है वो नंबर 1 पर है। बिल्कुल। और गुड़गांव ने पछाड़ा भी किसको है, वो बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर IT हब है इंडिया का, लेकिन अब बेंगलोर के पास भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब वहाँ पर भी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। गुड़गांव के पास क्या है कि सबसे पहले कोई भी कंट्री आती है वो उस देश के जो कैपिटल है उससे नज़दीक रहना चाहती है। सो गुड़गांव हमारे दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक है। फिर उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। सो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी बन गया है। सो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल निवेश और NRI निवेश को गुड़गांव में आने के लिए, एक शब्द पता नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव, लेकिन मजबूर कर रही हैं कि उन्हें अगर निवेश करना है तो उन्हें गुड़गांव चूज करना होगा। एक और जो अच्छी बात है कि गुड़गांव में एक्सप्रेसवे का जाल बन चुका है। अब यहाँ पर कहीं से भी कहीं पहुँचने के लिए हमें रेड लाइट या ट्रैफिक का वेट नहीं करना पड़ेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, इसके कई पार्ट ओपन हो चुके हैं। जो गुड़गांव और दिल्ली NCR में रहते हैं वो तो ये चीज़ें देख ही लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है IICC के बिल्कुल साथ से होता हुआ जा रहा है। और IICC भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये एक समिट नहीं, अब आने वाले फ्यूचर में सारे समिट्स यहाँ पर हुआ करेंगे। एग्जीबिशंस यहाँ हुआ करेंगे। वर्ल्ड क्लास जो एग्जीबिशंस हैं, जिसको वर्ल्ड एक्सपो भी कहा जाता है, वो भी सारे IICC में ही हुआ करेंगे।
यहाँ तक कि जो हमारी नेबर कंट्रियां हैं जिनके पास अपने खुद के एक्सपो को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेस नहीं होगा, वो भी यहाँ पर ही आएंगे। तो अगर निवेश की बात करते हैं तो एनआरआई निवेश तो बड़ा ही बड़ा है। इवन जो अदर फॉरेन्स भी हैं उन्होंने भी यहाँ पे निवेश करना शुरू कर दिया है। और अभी जैसे हम खुद गुड़गांव में ही काम करते हैं, हमारे कई एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं, वो यहाँ पर नहीं आए हैं, उसके बावजूद उन्होंने कई बार हमसे कॉल करके क्योंकि ड्रोन व्यू और सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे का सारा डेवलपमेंट देखा और उन्होंने सोना रोड का सारा डेवलपमेंट देखा, तो वो खुद कॉल करके हमसे ये बातें आपस में डिस्कस भी करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और अब इन्वेस्टमेंट का हम भी उन्हें ये बोलते हैं कि ये एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट टाइम में एंट्री ले लेते हैं तो हमें तो एप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। और रही बात एनआरआई, अभी जो बात हो रही है कि कोई भी निवेश हो तो हमारे इंडियंस तो निवेश कर ही रहे हैं। लोग ये कहते हैं हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा है कि रिसेशन भी चल रहा है, वर्ड उसके चपेट में आ रहा है। लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो आरबीआई है, वो मैं आप सब लोगों को बता दूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो मत डरें कि इंडिया में कहीं से भी रिसेशन नहीं आने वाला है। हमारी जीडीपी स्ट्रांग है, हम अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले 10 सालों में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो अगर हमारी यहाँ तक सोच है तो हमारा रिसेशन नहीं आएगा। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने एक लेआउट निकाला है, जैसे यूएसए हो गई या ब्रिटेन हो गया, बहुत सी बड़ी कंट्रियों ने, यूएसए ने तो यहाँ तक एक न्यूज़ आर्टिकल में ये लिख दिया कि इंडिया का रिसेशन आएगा, वो हमसे छुपा रहा है। तो इंडिया ने भी उन्हें प्रॉपर हमारी एक लीड जनरेट करके उन्हें दिखाया है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जीएसटी इंडिया ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट किया है। सो अगर जीएसटी कलेक्ट किया है इट मीन्स हमारे पास स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तभी कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट कर सकती है। सो अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है तो हम कहीं भी रिसेशन में नहीं हैं। और जो रिसेशन का एक मुद्दा है, जब उपभोग करने के लिए उपभोक्ता खत्म हो जाते हैं तब रिसेशन आ जाता है। मतलब हमारे पास सामान तो पड़ा है लेकिन खरीदार नहीं है। लेकिन इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास सामान कम है और हमारे पास खरीदार ज़्यादा है। अब इस पूरे जो चर्चा थी, ये मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया कि जब हमारे पास सामान कम है और हमारे जो खर्च करने वाले खरीदार हैं वो ज़्यादा हैं, इस वजह से हमारे पास निवेश के जो ऑप्शन है वो खुले हुए हैं। और आज पूरा विश्व चाइना को छोड़कर या कहीं भी, वो अगर एशिया में किसी कंट्री को देख रहा है तो वो इंडिया है, वो अपने सेटअप इंडिया में प्लान कर रहा है। एक और रीज़न है जो एनआरआई सबसे ज़्यादा परचेज इंडिया में कर रहे हैं कि जो डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो जो डाउन हुआ है, सो वो बेनिफिट एनआरआई ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया है। इस वजह से एनआरआई निवेश, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में 60% जो हैं वो बढ़े हैं। और इस 60% में से 40% अकेले दिल्ली एनसीआर में, और इस 40% में से नंबर 1 रहा है गुड़गांव। तो आप लोगों ने जो ये G20 के बारे में जो जाना समझा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, तो आप लोगों को भी अगर रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो ये बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप देखें कुछ डेवलपर्स का तो ये भी कहना है इस G20 समिट के बाद में कि ये जो है अब लग्जरियस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि एनआरआई काफ़ी बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं निवेश करने के लिए इंडिया में और ख़ास तौर पे गुड़गांव में। तो यहाँ की लग्जरियस सेगमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं आगे आ रहे हैं। तो ये राइट टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने का। बाकी आपको रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आपको कुछ जानना हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। इसी चैनल पे हमारा नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।